अरे मोहतरमा, ये कहाँ आ गई आप? इस तरह के कपड़ों में आंखें नहीं हैं क्या, या दिमाग नहीं है? चाकू की धार जैसी तेज और बर्फ की सिल्ली जैसी ठंडी आवाज ने लद्दाख की शांत बर्फीली हवा को चीर दिया। लेह के पास हिमालय की गोद में बसे इस सैन्य अड्डे की हवा में जूनिपर की तीखी महक और ऑक्सीजन की कमी का एहसास घुला हुआ था। लेकिन उस एक पल में सारी महक जैसे हवा हो गई और हवा में सिर्फ अपमान की ठंडक बाकी रह गई। ये भारतीय सेना की हिमालयन प्रहरी ब्रिगेड का मुख्यालय था, जिसे देश की सबसे घातक और सम्मानित टुकड़ियों में से एक माना जाता था। इसका मुख्य द्वार भी इसकी प्रसिद्धि की तरह ही भय पैदा करने वाला था। किले जैसी ऊंची दीवारें और हर तरफ फैली कड़ी सुरक्षा इस बात का सबूत थी कि यह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही दुनिया है। और इसी दुनिया की दहलीज पर एक पूर्वी एशियाई चेहरे वाली महिला, एक युवा महिला सैन्य अधिकारी के सामने खड़ी थी, जिसने उसका रास्ता रोक रखा था। उस महिला का नाम मीरा सिंह था। धूप में तपकर उनकी त्वचा का रंग सांवला हो गया था, जो उनके स्वास्थ्य की निशानी थी। उन्होंने एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण हल्के बेज रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। बाल सफाई से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वह कोई पर्यटक हैं जो रास्ता भटक गए हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाली युवा अधिकारी की नजरों में यह सब कुछ घोर अनुशासनहीनता और अपमानजनक था। मैं एक बार फिर पूछ रही हूं, आप किस यूनिट से हैं और यहां आने का क्या कारण है? सवाल पूछने वाली थी कैप्टन प्रिया शर्मा। वह चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटा की टॉपर थी और एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहां तैनात की गई थी। वह भारतीय सेना की एक उभरती हुई सितारा थी। उसकी ताजा कलेफ लगी वर्दी, जिसमें एक भी सिलवट नहीं थी, और उसकी हरकतों में जरा भी ढीलापन न होना, यह सब उसके नए नए अधिकारी बनने का सबूत था। लेकिन इन सब से बढ़कर उसकी आंखों में एक ठंडी और महत्वाकांक्षी चमक थी। उसके लिए यह सैन्य अड्डा अपनी काबिलियत साबित करने और ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह था। ऐसे पवित्र स्थान पर किसी पर्यटन स्थल जैसे कपड़ों में एक अधेड़ उम्र की महिला का आना और अपने भतीजे से मिलने की बात करना उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के लिए काफी था। मैं ट्रेनी जवान रोहन वर्मा से मिलने आई हूं। मैंने पहले से किस से पूछकर इत्तला किया? किसकी इजाजत से? कैप्टन प्रिया ने मीरा की बात को बेरुखी से काट दिया। उसकी आंखों ने ऊपर से नीचे तक मीरा को ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो। न कोई ब्रांडेड कपड़े, न ही सेना से जुड़ा कोई निशान, बस एक साधारण सी महिला। कैप्टन प्रिया के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। यह भारतीय सेना की सबसे जिंगिंग एलिट टुकड़ियों में से एक है। यह कोई बच्चों का खेल का मैदान नहीं है। यहां मुलाकात तय नियमों और अनुशासन के तहत बहुत सख्ती से नियंत्रित की जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी किसी भी वक्त ऐसे कपड़ों में आकर अपने भतीजे से मिलने की जिद नहीं कर सकता। ऐसे कपड़ों में। कैप्टन प्रिया ने इन शब्दों पर खास जोर दिया, जैसे मीरा का वहां होना ही इस यूनिट के सम्मान को मिट्टी में मिला रहा हो। मीरा ने जवाब देने के बजाय एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लद्दाख की सर्द हवा उनके गालों को छूकर गुजरी। हवा में ट्रेनिंग ग्राउंड से आती बूटों की आवाज, दूर से आती जवानों की ललकार और बारूद की हल्की सी गंध मिली हुई थी। यह वो गंध थी जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी से परिचित थीं। यह उनकी जिंदगी का एक हिस्सा थी। वह उन लोगों में से थीं जिन्होंने इस जगह की हवा में अनुशासन घोला था, जिन्होंने इस जगह का इतिहास अपने खून से लिखा था। लेकिन उनकी आंखों के सामने खड़ी उस युवा अधिकारी को इस सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। नियमों के बारे में मैं भी अच्छी तरह जानती हूं, कैप्टन। मीरा ने जब दोबारा आंखें खोली तो उनकी आवाज शांत लहरों जैसी थी, लेकिन उसमें समंदर की गहराई जितनी गंभीरता थी। ट्रेनी जवान रोहन वर्मा के अभिभावक के तौर पर मेरे आने की अनुमति दी गई होगी। क्या आप एक बार जांच करेंगी? अनुमति? कौन हिम्मत करेगा आप जैसी औरत को अनुमति देने की? कैप्टन प्रिया अब खुलेआम अपनी दुश्मनी जाहिर कर रही थी। उसे यकीन था कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। सेना एक ऐसा संगठन है जो रैंक, पद और अनुशासन पर चलता है। सामने खड़ी महिला इन तीनों में से किसी भी दायरे में नहीं आती थी। वह एक बाहरी व्यक्ति थी। वह एक आम नागरिक,
एक ऐसा व्यक्ति जिसे नियंत्रण में रखना उसका फर्ज था। लगता है आप ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती। क्या आपको पता भी है कि यह कौन सी जगह है? क्या आप जानती हैं कि आपका भतीजा, जैसा कि आप कह रही हैं, यहां किन हालात में ट्रेनिंग कर रहा है? ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपकी जैसी औरतें घर से पकवान भेजें और वो आराम से बैठकर खाए। कैप्टन प्रिया की आवाज तेज होती जा रही थी। मुख्य द्वार के पास से गुजरते कुछ सिपाही रुककर उनकी तरफ देखने लगे, यह सोचकर कि लोगों के सामने उसके अधिकार को चुनौती दी जा रही है। प्रिया और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। उसे इस महिला को सबके सामने झुकाकर अपना रुतबा दिखाना था, लेकिन मीरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी आंखों में एक हल्की सी दया की भावना तैर गई। यह युवा अधिकारी किस लिए अपनी तलवार भांज रही है? वर्दी का वजन सहन न कर पाने के कारण वह सिर्फ वर्दी से मिली ताकत के नशे में चूर थी। यह देखकर उन्हें दुख हो रहा था। कैप्टन प्रिया, मीरा की आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसने प्रिया को एक पल के लिए चौंका दिया। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी बातें और तुम्हारा यह व्यवहार सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी इस वर्दी और जिस देश की तुम नुमाइंदगी करती हो उसके सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा है? एक आम नागरिक की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे सम्मान का पाठ पढ़ाए? यह सोचकर प्रिया को गुस्सा तो आया, लेकिन अजीब तरह से उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी हैरन दौड़ गई। क्या कहा तुमने? तुम किसे सिखाने की कोशिश कर रही हो? तुम सेना के बारे में जानती ही क्या हो? जानती हूं। मीरा एक कदम आगे बढ़ी। उनके चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब अनगिनत जंग के मैदानों में तपकर बनी एक फौलादी इच्छा शक्ति ने ले ली थी। बल्कि बहुत अच्छी तरह जानती हूं, और यही समस्या है। जब भी मैं तुम जैसे सैनिकों को देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि इस वर्दी का मतलब कितना फीका पड़ गया है। उस पल कैप्टन प्रिया अपना आपा खो बैठी। एक मामूली सी आंटी ने उसके अस्तित्व, उसके गौरव पर सीधा हमला कर दिया था। चुप हो जाओ संतरी, इस औरत को तुरंत यहां से हटाओ। बेस में अनधिकृत रूप से घुसने और सैन्य कर्तव्य में बाधा डालने के अपराध में इसे गिरफ्तार कर लो। कैप्टन प्रिया की चीख मुख्य द्वार पर गूंज उठी। पहरे पर खड़े दो विशालकाय जवान आगे बढ़े। वे अलग अलग राज्यों से आए भाड़े के सैनिकों की तरह लग रहे थे, जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे सिर्फ आदेश का पालन करते थे। हालात विस्फोटक हो चुके थे, लेकिन मीरा अभी भी अपनी जगह पर शांत खड़ी थी। जैसे तूफान के केंद्र में सब कुछ शांत रहता है, वह भी हर हंगामे के बीच में स्थिर थी। उन्होंने आगे बढ़ते जवानों को नहीं देखा। उनकी नजरें सिर्फ कैप्टन प्रिया की आंखों में थीं। वह उन आंखों में जलते मूर्खतापूर्ण अहंकार और खोखली महत्वाकांक्षा को साफ देख सकती थी। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ जरूर, कोशिश करके देख लो। मैं भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि तुम्हारे पास ऐसा करने का अधिकार है भी या नहीं। कैप्टन प्रिया के आदेश पर आगे बढ़ते जवान एक पल के लिए थक गए। यह मीरा के आखिरी शब्दों की वजह से नहीं था, बल्कि उनके सालों के अनुभवी जानवरों जैसे इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बता दिया था कि सामने खड़ी इस साधारण सी दिखने वाली महिला में कोई अनजाना खतरा छुपा है। उसने न तो कोई धमकी भरा पोज बनाया था और न ही अपनी आवाज ऊंची की थी। वह बस शांत खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशाल हिमालय पर्वत सामने आकर खड़ा हो गया हो। खड़े क्या हो? मैंने कहा ना, इस औरत को बाहर निकालो, प्रिया ने गुस्से में चिल्लाया। जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से मीरा की ओर बढ़ने लगे। उनका काम आदेश का पालन करना था। सामने कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी मीरा ने अपने छोटे से बैग से एक पुराना भारी भरकम सैटेलाइट फोन निकाला। यह कोई नया स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि 10-15 साल पुराना मॉडल था, जिसका एंटीना खींचकर बाहर निकालना पड़ता था। ऐसा फोन अब सिर्फ पुरानी फौजी डॉक्यूमेंट्री में ही देखने को मिलता था। यह देखकर कैप्टन प्रिया के होठों पर फिर से मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। हाँ, ये क्या है? किसी म्यूजियम से चुरा कर लाए हो क्या? इस खिलौने से तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? अपने पति को फोन करोगी या नजदीकी पुलिस स्टेशन के हवलदार को? उसके तानों के बावजूद मीरा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए
बहुत सहजता से नंबर मिलाए। फोन की घंटी सिर्फ 2 बार बजी। दूसरी तरफ से एक भारी और शांत आवाज आई। जी कहिए। मीरा ने कैप्टन प्रिया से नजरें हटाए बिना धीमी आवाज में कहा, मैं हूं विक्रम, लेह बेस पर हूं। मेन गेट पर थोड़ी दिक्कत हो गई है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द में जवाब आया, समझ गया मैडम, और फोन कट गया। यह 20 सेकंड से भी कम की बातचीत थी। मीरा ने सैटेलाइट फोन वापस बैग में रखा और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो वह प्रिया की तरफ देखकर चुपचाप इंतजार करने लगी। यह देखकर प्रिया को इतनी हैरानी हुई कि वह हंस पड़ी। विक्रम, कर्नल विक्रम। अरे आंटी, अब नाटक कर रही हो? कहीं से नाम सुन लिया तो बस। क्या आपको पता है कि भारत में विक्रम नाम के कितने कर्नल हैं? और यह भारत है, यहां आपका फोन करने पर कोई कर्नल हेलीकॉप्टर लेकर उड़ता हुआ नहीं आ जाएगा। उसने मीरा की इस हरकत को पूरी तरह से एक ढोंग माना। यह तर्कसंगत भी नहीं था। एक आम नागरिक, वह भी दूसरे देश में, एक फोन कॉल पर एक सक्रिय कर्नल को बुला ले, यह असंभव था। शायद इसका कोई बेटा या रिश्तेदार फौज में होगा। उसी से सुना हुआ नाम लेकर यह आखिरी कोशिश कर रही है। ठीक है, इंतजार करते हैं। देखते हैं कि तुम्हारा बुलाया हुआ वो कर्नल विक्रम आसमान से टपकता है या जमीन से उगता है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी। और हां, उसके बाद के लिए तैयार रहना। सैन्य अड्डे पर हंगामा, सरकारी काम में बाधा और एक सैनिक का भेष धरने की कोशिश। तुम्हारे ऊपर लगने वाले इल्जामों की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। कैप्टन प्रिया ने हाथ बांध लिए और आत्मविश्वास से खड़ी हो गई। उसके दिमाग में यह हिसाब साफ था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। इस महिला के साथ नियमों के अनुसार सख्ती से पेश आकर वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी दृढ़ता और सिद्धांतों पर चलने वाली छवि दिखा सकती है। यह एक सुनहरा मौका था, खासकर जब यह रिपोर्ट भारत में बैठे उसके उन अफसरों तक पहुंचेगी जिन्होंने उसे यहां भेजा था, तो निश्चित रूप से उसकी अच्छी तारीफ होगी। वक्त बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। लद्दाख का सूरज और तेज चमकने लगा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कैप्टन प्रिया के आत्मविश्वासी चेहरे पर अब धीरे धीरे बेचैनी की लकीरें उभरने लगी थी। यह तो तय था कि कोई कर्नल नहीं आएगा, लेकिन समस्या सामने खड़ी महिला थी। वह बिना किसी घबराहट के ऐसे शांत खड़ी थी जैसे किसी ओपेरा के शुरू होने का इंतजार कर रही कोई अमीर महिला हो। उसकी यह शांति प्रिया के गुस्से को और भड़का रही थी। वह बस किसी तरह इस औरत का नकाब उतारकर उसे घुटनों पर लाना चाहती थी। बस अब हार मान लीजिए, आपका यह बचकाना नाटक खत्म हुआ। और ज्यादा वक्त कैप्टन प्रिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर बेस के अंदर की सड़क के आखिरी छोर से किसी चीज के तेजी से आने की आवाज सुनाई दी। पहले तो यह एक धीमी इंजन की आवाज थी, लेकिन पलक झपकते ही यह एक दहाड़ में बदल गई। एक काले रंग की कमान जीप धूल उड़ाती हुई मुख्य द्वार की ओर तूफान की रफ्तार से आ रही थी। उसकी रफ्तार बेस के अंदर की गति सीमा से कहीं ज्यादा थी। ऐसी रफ्तार सिर्फ किसी आपातकालीन स्थिति में ही देखी जा सकती थी। गाड़ी ने मुख्य द्वार के सामने एक जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे टायरों के घिसने की तीखी आवाज आई। रुकते ही पैसेंजर सीट का दरवाजा जोर से खुला और एक अधिकारी लगभग गिरते पड़ते गाड़ी से बाहर निकला। वह भारतीय सेना की कर्नल रैंक की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का अधिकारी था। उसकी वर्दी ऐसे लग रही थी जैसे जल्दी में पहनी गई हो। जगह जगह सिलवटें पड़ी थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने आसपास देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधा एक व्यक्ति की ओर भागा। और फिर कैप्टन प्रिया की आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य फिर से जुटा। भारतीय सेना का एक सम्मानित कर्नल और इस बेस के डिप्टी कमांडरों में से एक कर्नल विक्रम राठौर उस साधारण सी दिखने वाली एंटी के सामने एक सैनिक के तौर पर दिए जा सकने वाले सबसे उत्तम और सधे हुए तरीके से सलामी दे रहा था। उसकी कमर सीधी थी, हाथ का सिरा चाकू की धार की तरह तेज था और उसकी आंखों में इतनी गहरी श्रद्धा और तनाव था कि जैसे वह ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हो। जय हिंद, कर्नल विक्रम राठौर रिपोर्टिंग। देर के लिए माफी चाहता हूं जनरल मैडम। जनरल मैडम, यह एक शब्द कैप्टन प्रिया के कानों में बिजली की तरह कड़का। दुनिया की सारी आवाजें जैसे बंद हो गईं और सिर्फ यही एक शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पैरों से जान निकल गई।
उसने क्या कर दिया है? इस भयानक सच्चाई की एक धुंधली सी तस्वीर अब धीरे धीरे उसके सामने साफ होने लगी थी। जनरल मैडम शब्द से हुए झटके के बाद कैप्टन प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कर्नल विक्रम राठौर, जो इस बेस पर अपनी सख्ती और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, एक ऐसा अधिकारी जो सेना में अपनी काबिलियत के दम पर कर्नल के पद तक पहुंचा था और जो बड़े बड़े जनरलों के सामने भी अपना संयम नहीं खोता था, वही कर्नल राठौर इस वक्त उस महिला के सामने एक नए रंगरूट की तरह सख्त खड़ा था। उसके चेहरे पर सम्मान से बढ़कर श्रद्धा और यहां तक कि डर का भाव भी साफ दिख रहा था। कोई बात नहीं विक्रम, मैं ही बिना बताए अचानक आ गई। मीरा की आवाज अब भी नरम थी। उन्होंने कर्नल की सलामी का जवाब एक हल्के सिर हिलाकर दिया और जैसे उसके तनाव को कम करने के लिए एक हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन यह मुस्कान कैप्टन प्रिया के लिए मौत की सजा की तरह थी। कर्नल राठौर ने सलामी पूरी करने के बाद आसपास के हालात को समझा। उसने सफेद पड़ चुके चेहरे वाली कैप्टन प्रिया और उसके आदेश का इंतजार कर रहे जवानों को देखा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यहां क्या हुआ है। उसका चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। कैप्टन प्रिया, उसकी आवाज गुस्से को दबाने के कारण भारी हो गई थी, लेकिन उसमें एक ज्वालामुखी जैसा क्रोध खौल रहा था। तुम यहां क्या कर रही थी? क्या तुम जानती हो कि यह कौन है जिनकी तुमने राह रोकने और उन पर चीखने की जरूरत की? कैप्टन प्रिया के होंठ सिर्फ कांप रहे थे। वह कोई जवाब नहीं दे पाए। उसका दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो गया था। कोई भी शब्द सूट नहीं रहा था। जनरल मैडम, उसने जरूर गलत सुना होगा, या शायद यह कोई और है, या कोई गलतफहमी हुई है। सामने खड़ी यह महिला किसी भी एंगल से एक जनरल जैसी नहीं दिखती थी। तभी मीरा ने बीच बचाव किया। बस करो विक्रम, यह युवा अधिकारी बस नियमों के अनुसार अपना काम कर रही थी। गलती मेरी भी है, मैंने पहले अपनी पहचान नहीं बताई। लेकिन जनरल मैडम, मैंने कहा बस। मीरा के एक शब्द पर कर्नल राठौर चुप हो गया। उनकी बातों में एक ऐसी ताकत थी जिसे ताला नहीं जा सकता था। यह सिर्फ रैंक से मिली ताकत नहीं थी, बल्कि अनगिनत बार मौत को मात देने वाले व्यक्ति में ही पाई जाने वाली एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। तभी मुख्य द्वार की ओर एक और गाड़ी आई। यह पहली वाली जीप से कहीं ज्यादा बड़ी और रौबदार एक काले रंग की सेडान थी जिस पर एक स्टार प्लेट लगी थी। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर ने तेजी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरने वाले व्यक्ति को देखते ही कर्नल विक्रम राठौर ने एक बार फिर से चाकू की धार जैसी सलामी दी। कैप्टन प्रिया की हालत अब ऐसी थी कि जैसे उसने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति भारतीय सेना की ब्रिगेडियर रैंक की वर्दी पहने एक स्टार जनरल था। वह उम्र में मीरा के बराबर का लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा सख्ती और पैनापन था। वह उतरते ही एक सख्त चेहरे के साथ मीरा की ओर बढ़ा। मीरा, तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा मिला हुआ था। उसने मीरा के कंधों को देखते हुए पूछा, तुम्हारा फोन आया तो मैं चौंक गया। तुम तो कभी मुझे पहले फोन नहीं करती। क्या हुआ? क्या यह सच है कि किसी ने तुम्हें यहां रोका? वह मीरा का बड़ा भाई और भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस मी का एक वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर अर्जुन सिन्हा था। मीरा ने अपने भाई की ओर देखकर मैं ठीक हूं के अंदाज में सिर हिलाया। भैया, आप भी आ गए। मुझे नहीं पता था कि आप भी आएंगे। कोई खास बात नहीं है, बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? ब्रिगेडियर अर्जुन की तेज नजरें कैप्टन प्रिया पर जाकर टिकीं। उस नजर का सामना करते ही प्रिया को लगा जैसे उसका दिल जम गया हो। उसे अब एहसास हुआ उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डाला था, बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के मुंह पर नंगे पैर नाच लिया था। ब्रिगेडियर अर्जुन ने कैप्टन प्रिया के रैंक और नेमप्लेट को धीरे धीरे पढ़ा। कैप्टन प्रिया शर्मा, भारत से एक्सचेंज अफसर। तुमने मेरी बहन के साथ क्या बदसलूकी की है? वो प्रिया कुछ सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहन? ब्रिगेडियर की बहन? तो फिर यह महिला कौन है? उसकी उलझन को समझते हुए कर्नल विक्रम राठौर ने बगल से बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, लगता है कैप्टन शर्मा को अभी तक पता नहीं चला कि उनके सामने कौन खड़ा है। कर्नल ने मीरा की ओर सिर झुकाया। यह है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मीरा सिंह, भारतीय सेना की खुफिया और विदेशी अभियानों की एक जीती जागती किंवदंती।
और यूरोप में आतंकवाद विरोधी अभियानों की देवी मानी जाने वाली शख्सियत और हमारी इस हिमालयन प्रहरी ब्रिगेड की स्थापना और इसकी ट्रेनिंग प्रणाली को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में से एक हमारे जवान, जिन्हें प्यार और सम्मान से अदृश्य मां कहते हैं, वो इकलौती महिला जनरल, कोड नेम छाया। छाया, ये नाम सुनते ही कैप्टन प्रिया को देख रहे जवानों की आंखों में श्रद्धा का भाव भर गया। ये नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, एक मिथक के रूप में। सहारा की रेत में, अफ्रीका के जंगलों में या सियाचिन की बर्फ में असंभव मिशनों को कामयाबी से अंजाम देकर भूत की तरह गायब हो जाने वाली महान कमांडर। जवानों के बीच यह कहावत थी कि उनकी तस्वीर या नाम का तावीज साथ रखने से वे जंग में सुरक्षित रहते हैं। कैप्टन प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जिस महिला को उसने आंटी कहा था, जिसे उसने कहा था कि उसके कपड़े किसी बार डांसर जैसे हैं, वह उसी की यूनिट की एक आदर्श और जीती जागती किंवदंती थी। उसे अपने कहे हुए सारे अपमानजनक शब्द याद आने लगे। आंखें नहीं हैं क्या? दिमाग नहीं है? तुम जैसी औरत, बचकाना नाटक। ये सारे शब्द चाकू बनकर उसके दिल में एक एक करके चुभने लगे। आह! उसके मुंह से एक बेमतलब की कराह निकली। उसे लगा कि वह वहीं गिर पड़ेगी। लद्दाख का सूरज अब भी चमक रहा था, लेकिन कैप्टन प्रिया की दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। वक्त जैसे ठहर गया था, या शायद सिर्फ कैप्टन प्रिया की दुनिया रुक गई थी। छाया, यह सिर्फ एक कोड नेम नहीं था। यह एक मिथक था, एक किंवदंती थी। यह एक ऐसा प्रतीक था जिसके सहारे हिमालयन प्रहरी के जवान सबसे मुश्किल ट्रेनिंग और जानलेवा मिशनों में डटे रहते थे। बैरक में सोने से पहले सीनियरों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों की नायिका, असंभव को संभव बनाने वाली और खून से लथपथ युद्ध के मैदान से अपने साथियों को बचाने वाली एक देवी जैसी हस्ती। कैप्टन प्रिया ने इन सारी कहानियों को सिर्फ जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए गढ़ी गई पुरानी बातें मानकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन आज वही मिथक, वही किंवदंती उसकी आंखों के सामने सांस ले रही थी। उसी महिला के रूप में जिसे उसने आंटी कहकर हर तरह से अपमानित और तिरस्कृत किया था। आह! आह! एक अनजानी सी आवाज उसके गले से निकली। उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। आंखों के सामने खड़ी उस शांत दिखने वाली अधेड़ महिला और युद्ध के मैदानों पर राज करने वाली उस बेरहम छाया की छवि एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे उसका दिमाग चकरा रहा था। कानों में एक अजीब सी भनभनाहट के साथ दुनिया घूमने लगी। लद्दाख का सूरज ठंडा महसूस हो रहा था और बर्फीली हवा चाकू की तरह उसकी त्वचा को काट रही थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा। एक महिला होने के नाते उसे कोई कम न समझे, इसलिए उसने पुरुषों से दोगुनी तिगुनी मेहनत की। अकादमी के दिनों से लेकर आज तक उसने कभी पहला स्थान नहीं छोड़ा। शारीरिक क्षमता, निशानेबाजी, युद्ध रणनीति, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उसने खुद को तपाया। इसी काबिलियत और स्वाभिमान ने उसे हमेशा सहारा दिया था। लेकिन समय के साथ यह मजबूत स्तंभ अहंकार की दीमक से खोखला होने लगा था। वह खुद से कमजोर लोगों को नीचा दिखाने लगी थी और नियमों को अपनी ढाल बनाकर दूसरों को आंकने लगी थी। खासकर आम नागरिक जो सेना की पवित्र दुनिया को नहीं समझते थे। वे प्रिया के लिए या तो बचाने लायक या फिर नियंत्रण में रखने लायक वस्तु थे। आज सुबह जब उसने खुद मुख्य द्वार पर ड्यूटी मांगी थी तो वह जोश से भरी हुई थी। वह ढीले पड़ते अनुशासन को ठीक करना और अपनी बेहतरीन कार्य क्षमता को साबित करना चाहती थी। उस समय मीरा सिंह उसके लिए एक ऐसा शिकार बनकर आई थी जिस पर वह अपना सारा अहंकार उतार सकती थी। आरामदायक कपड़े, नैराम लहजा और सेना से कोई वास्ता ना रखने वाला अंदाजा। कैप्टन प्रिया ने अपने सारे अधिकार और ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें कुचलने की कोशिश की। उसे लगा कि यही अपनी श्रेष्ठता साबित करने का तरीका है। लेकिन नतीजा क्या निकला? जिसे वह कुचलने की कोशिश कर रही थी वह कोई आम नागरिक नहीं थी। वह उसी दुनिया के शिखर पर बैठी एक हस्ती थी, एक ऐसी महान सैनिक जहां तक पहुंचने के लिए शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। उसने अपनी सबसे बड़ी शान सैनिक के नाम पर सबसे महान सैनिकों में से एक का अपमान करने की मूर्खता की थी। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी,
यह उसके अस्तित्व को नकारने जैसा था, उसके सिद्धांतों का दिवालियापन था। कैप्टन, ब्रिगेडियर अर्जुन की आवाज बर्फ की तरह आकर उसके दिल में चुभ गई। उनकी आंखों में अपनी बहन के लिए चिंता से बढ़कर किसी पवित्र चीज को अपवित्र करने वाले के लिए जानलेवा गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस हक से तुमने मेरी बहन का रास्ता रोका और उन पर इस तरह की घटिया बातें की? तुम्हारी यह कड़क वर्दी क्या देश ने इसलिए दी है कि तुम आम नागरिकों पर अपना अहंकार दिखाओ? उनकी फटकार सिर्फ डांग नहीं थी। एक जनरल का रौब एक अदृश्य शक्ति बनकर कैप्टन प्रिया के पूरे शरीर पर दबाव डाल रहा था। उसका दम घुट रहा था, शरीर से जैसे सारा खून निकल गया हो। उंगलियां ठंडी पड़ गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पास खड़े कर्नल विक्रम राठौर का चेहरा भी दुख और शर्म से भरा हुआ था। वह व्यक्तिगत रूप से भी जनरल मीरा का बहुत सम्मान करते थे। एक पुराने मिशन में उनके एक ठंडे दिमाग से लिए गए फैसले की वजह से पूरी टुकड़ी की जान बची थी। ऐसी महान कमांडर और उद्धारक का उनकी अपनी यूनिट के गेट पर, वह भी एक बहुत छोटी उम्र की अधिकारी द्वारा अपमानित होना, यह उनके लिए भी एक न मिटने वाला दाग था। उनका गुस्सा ब्रिगेडियर अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन वह जनरल मीरा के सामने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कह सकते थे। कैप्टन प्रिया की ओर उनकी नजरें कह रही थीं, तुम खत्म हो चुकी हो। आसपास खड़े जवानों की नजरें भी वैसी ही थी। वे अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आए सैनिक थे, जो पैसे, सम्मान या एक नई जिंदगी के लिए यहां थे। लेकिन छाया का नाम उनके लिए एक कमांडर से बढ़कर था। यह हिमालयन प्रहरी का गौरव था, और आज उस युवा महिला अधिकारी ने उस गौरव पर कालिक पोत दी थी। अब उनकी नजरों में कैप्टन प्रिया कोई अधिकारी नहीं थी। वह बस यूनिट के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली एक बाहरी व्यक्ति थी, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। चारों तरफ दुश्मन थे। नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन तो वह खुद थी। उसकी अपनी मूर्खता, उसका अपना पूर्वाग्रह, उसका अपना अहंकार, ये सब एक विशाल लहर बनकर उसे निगलने के लिए आ रहे थे। आखिरकार उसके शरीर को सहारा देने वाली आखिरी हिम्मत भी टूट गई। हाँ, कैप्टन प्रिया के घुटने कमजोर होकर मुड़ गए। वह गर्म डामर की सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ी। खून की आवाज के साथ उसके घुटनों में एक जलन सी हुई, लेकिन दिल में हो रहे दर्द के आगे उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह सिर नहीं उठा सकी। पूरी जिंदगी गर्व से सिर उठाकर जीने वाली लड़की का सिर आज ऐसे झुक गया था जैसे उस पर कोई भारी पत्थर बांध दिया गया हो। यह अनुशासन में रहकर पछतावा करने का तरीका नहीं था, न ही किसी अधिकारी से माफी मांगने का। यह उस इंसान का पूरी तरह से टूटना था, जिसका सब कुछ बिखर चुका था। उसने पूरी जिंदगी जिस अहंकार का महल बनाया था, वह आज ताश के पत्तों की तरह ढहकर धूल में मिल गया था। गम आंसू उसके गालों से बहकर डामर की सड़क पर टपक रहे थे और छोटे छोटे निशान बना रहे थे। मीरा उस टूटी हुई, बेजान पड़ी छोटी सी परछाई को बिना कुछ कहे बस देखती रही। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरी खामोशी और एक हल्की सी दया की किरण थी। कैप्टन प्रिया के गिरने के बाद वहां एक भारी खामोशी छा गई। सिर्फ ब्रिगेडियर अर्जुन की तेज सांसों और दूर ट्रेनिंग ग्राउंड से आती जवानों की ललकार ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। सबकी नजरें सिर्फ एक व्यक्ति पर थीं, मीरा सिंह पर। वह क्या फैसला सुनाएंगी? सब उस एक शब्द का इंतजार कर रहे थे, जो उस मूर्ख युवा अधिकारी का सैन्य जीवन, या शायद उसका पूरा जीवन ही खत्म कर सकता था। ब्रिगेडियर अर्जुन से रहा नहीं गया और वह बोल पड़े, मीरा, यह सेना के नाम पर एक धब्बा है। इसे तुरंत बर्खास्त करके अपमान के साथ घर भेज देना चाहिए। मैं खुद दिल्ली में बात। भैया, मीरा ने उनकी बात काट दी। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे कोई नहीं टाल सकता था। उन्होंने एक पल के लिए अपने भाई को देखा और फिर धीरे धीरे कैप्टन प्रिया की ओर बढ़ी। उनके कदमों की आहट उस खामोशी में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। तक 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 ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्लाद एक हारे हुए कैदी की आखिरी सांसें लेने जा रहा हो। कैप्टन प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने सोच लिया कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो चीज उसके पास आए वह फटकार की चीख नहीं थी। मीरा उसके सामने रुकी और पास खड़े एक जवान से धीमी आवाज में कहा, अपनी पानी की बोतल देना। जवान एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर तुरंत अपनी कमर से बोतल निकालकर उन्हें दे दी। मीरा ने बोतल लेकर ढक्कन खोला और फिर कैप्टन प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठकर बोतल उसके होठों से लगा दी। पियो।
तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैप्टन प्रिया ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह एक महान किंवदंती बन चुकी जनरों का था, जो उसके स्तर पर आने के लिए झुकी हुई थी। उसकी ओर देखती हुई उनकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि तेज धूप में इतनी देर खड़ी रहने के कारण उसकी चिंता का भाव था। उसी पल कैप्टन प्रिया के दिल में जो कुछ सख्त गान की तरह बंधा हुआ था वह टूट गया। जबरदस्ती रोके हुए आंसू एक झरने की तरह फूट पड़े। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ छोड़कर वह बस रो रही थी। मीरा उसके चुप होने तक बिना कुछ कहे इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो उन्होंने फिर से कहा। उनकी आवाज अब किसी कमांडर की नहीं, बल्कि रास्ता भटकी हुई एक छोटी बहन के लिए एक बड़ी बहन की थी। उठो कैप्टन, एक सैनिक के घुटने सिर्फ दुश्मन के सामने झुकते हैं, और मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया। लड़खड़ाती हुई प्रिया को सहारा देकर उन्होंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है। मीरा ने प्रिया की वर्दी का कॉलर ठीक किया। क्या तुम जानती हो कि इस वर्दी का क्या मतलब है? यह कोई ताज नहीं है जो तुम्हें दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए मिला हो। यह एक शपथ है, एक वचन है कि तुम दूसरों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो। इस वचन को वही उठा सकता है जो इस वर्दी के लायक हो। ताकत दिखाना नहीं, जिम्मेदारी उठाना, यही इस वर्दी का असली मतलब है। उनका हर एक शब्द हथौड़े की तरह कैप्टन प्रिया के गलत विश्वासों को तोड़ रहा था और उसकी जगह नए मूल्यों को गढ़ रहा था। आज तुमने मेरे कपड़ों, मेरी उम्र और मेरे लिंग को देखकर मेरे बारे में एक राय बनाए। अगर यह जंग का मैदान होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। मीरा की आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई। उनकी आंखें जैसे किसी पुराने युद्ध के मैदान को देख रही थी। क्या तुम जानती हो कि जंग में सबसे पहले कौन मरता है? वह सिपाही नहीं जिसे बंदूक चलाना नहीं आता, या वह सिपाही नहीं जो कमजोर हो। नहीं, सबसे पहले वह कमांडर मरता है जो पूर्वाग्रहों से घिरा हो, जो आंखों देखी चीजों के पीछे की सच्चाई को न देख पाए और अपनी जिद और अहंकार में अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेल दे। ऐसा कमांडर सबसे पहले मरता है और सबसे ज्यादा साथियों को मरवाता है। वह एक पल के लिए रुकी और प्रिया के कंधे को हल्के से थपथपाया। तुम्हारी आंखें तेज हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति भी मजबूत है, लेकिन तुम्हारा बर्तन इतना छोटा है कि वह तुम्हारी इस अद्भुत प्रतिभा को संभाल नहीं पा रहा। बर्तन को तोड़ने और नया बनाने की मत सोचो, बस बर्तन का आकार बड़ा करो, दूसरों का सम्मान करना और हर स्थिति को विनम्रता से स्वीकार करना सीखो। यही तुम्हारे लिए एक सच्चा सैनिक बनने का एकमात्र रास्ता है। छाया की आवाज कोई क्रूर सजा नहीं थी, यह रास्ता दिखाने वाली एक मशाल की तरह थी। कैप्टन प्रिया बहते आंसुओं को पहुंचने की भी सूद खोकर बस उनकी बातें सुन रही थी। अपने पूरे सैन्य जीवन में उसे किसी ने भी एक सच्चे सैनिक की आत्मा के बारे में यह शिक्षा नहीं दी थी। मीरा ने अपनी बात खत्म करने के बाद कर्नल विक्रम राठौर की ओर देखा। विक्रम, कैप्टन प्रिया के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक समिति नहीं बैठेगी। इसके बजाय कल सुबह तक प्रिया इस पूरी घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट और सैनिक का सम्मान विषय पर एक आत्मा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके सीधे मुझे सौंपेगी। और आज शाम को तुम, ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन प्रिया मेरे गेस्ट हाउस में रात के खाने पर आओ। कुछ बातें करनी है। अनुशासनात्मक समिति न होने की बात सुनकर सब चौंक गए। खासकर ब्रिगेडियर अर्जुन के चेहरे पर हैरानी का भाव था, लेकिन मीरा के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। और हां, कैप्टन प्रिया, मीरा ने फिर से प्रिया को बुलाया। अब अपनी मौसी से मिलने आए भतीजे को ज्यादा इंतजार मत कराओ। ट्रेनी जवान रोहन वर्मा को मुलाकात के कमरे में भेजो। वह सारी स्थिति को संभालने के बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक नरम मुस्कान के साथ मुलाकात के कमरे की ओर बढ़ गई। उनकी उस पीठ को देखते हुए कैप्टन प्रिया ने पहली बार एक किंवदंती छाया की नहीं, बल्कि अपने भतीजे से प्यार करने वाली एक गर्मजोशी से भरी मौसी की छवि देखी। और उसे एहसास हुआ वह कितनी मूर्ख और संकीर्ण नजरों से दुनिया को देख रही थी। मीरा के जाने के बाद मुख्य द्वार पर सिर्फ भारी खामोशी रह गई।
ब्रिगेडियर अर्जुन ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ चच की आवाज निकाली और कर्नल विक्रम राठौर एक उलझे हुए मन से कैप्टन प्रिया को देखने लगे। कैप्टन प्रिया अब भी वही मूर्ति की तरह खड़ी थी और उस दिशा में देख रही थी जहां मीरा गायब हुई थी। होश में आओ कैप्टन, कर्नल राठौर की आवाज उसे हकीकत में वापस ले आए। तुमने जनरल मैडम का आदेश सुना होगा। तुरंत ट्रेनी जवान रोहन वर्मा को मुलाकात के कमरे में भेजो और तुम अपने क्वार्टर में जाकर रिपोर्ट तैयार करो। एक भी अक्षर झूठ या बहाने का लिखने की सोचना भी मत। उनके सामने कोई झूठ नहीं चलता। जी जी सर, कैप्टन प्रिया ने एक दबी हुई आवाज में जवाब दिया। वह एक रोबोट की तरह मूडी और संचारकर्मी को रोहन वर्मा को बुलाने का निर्देश दिया और फिर लड़खड़ाते कदमों से अपने क्वार्टर की ओर चल पड़ी। उसकी चालें हारे हुए सैनिक की तरह थी। सिर्फ 1 घंटे पहले जिस रास्ते पर वह दुनिया की मालिक की तरह अहंकार से चली थी, उसी रास्ते पर अब वह सिर झुकाए एक अपराधी की तरह चल रही थी। बेस की हर चीज जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। पास से गुजरते सिपाहियों की उत्सुक नजरें, हवा में हिलते पत्तों की आवाज, यहां तक कि सूरज की किरणें भी जैसे उसके अपराध की गवाही दे रही थीं। वह दिन के उजाले में थी, लेकिन दुनिया के सबसे गहरे और अंधेरे साये में चल रही थी। क्वार्टर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गई। एक छोटा और साधारण सा अधिकारी का कमरा। दीवार पर अकादमी में टॉप करने पर मिला राष्ट्रपति पुरस्कार और माता पिता के साथ खिंचवाई गई एक तस्वीर लगी थी। जो चीजें हमेशा उसकी शान रही थीं, वही आज उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाने वाले सबूत लग रही थी। वह मेज पर बैठी और रिपोर्ट लिखने के लिए कंप्यूटर खोला। सफेद स्क्रीन पर सिर्फ कर्सर झपक रहा था। कहां से शुरू करे? वह सेवा में जैसे औपचारिक शब्दों से शुरू करने ही वाली थी कि उसके हाथ रुक गए। कर्नल राठौर की बात उसके कानों में गूंज रही थी। कोई झूठ नहीं चलता। उसने आंखें बंद की और आज जो कुछ हुआ था उसे शुरू से याद किया। मीरा के कपड़ों को देखकर उसने मन में क्या सोचा था, कौन सा पूर्वाग्रह पाला था और वह पूर्वाग्रह कैसे अपमानजनक शब्दों और व्यवहार में बदल गया। बिना किसी झूठ के अपने घिनौने मन का सामना करना एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, जैसे कोई अपनी ही खाल उधेड़ रहा हो। लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसे एहसास हो गया था कि यही जनरल मीरा का दिया हुआ आखिरी मौका है और खुद को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। उसी समय बेस के वीआईपी गेस्ट हाउस में मीरा खिड़की से बाहर देखते हुए अपने भतीजे का इंतजार कर रही थी। ब्रिगेडियर अर्जुन अब भी गुस्से में कमरे में टहल रहे थे। मीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम उस लड़की को एक मौका देने की सोच भी कैसे सकती हो? यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह सेना के मूल सिद्धांतों पर हमला है। यह सेना का आम नागरिकों के प्रति अहंकार दिखाने वाली एक गंभीर घटना है। ऐसी घास को उगते ही कुचल देना चाहिए ताकि दूसरी जंगली घास न उग सके। ब्रिगेडियर अर्जुन की बात गलत नहीं थी। सेना के तर्क के हिसाब से यही सही जवाब था। मीरा धीरे से मुड़ी और अपने भाई का सामना किया। भैया, वह लड़की एक तलवार है, बहुत तेज और धारदार तलवार, लेकिन उसे अभी तक म्यान में रहना नहीं आया है और गलत पत्थर पर घिसने की वजह से उसकी धार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उस तलवार ने अपनों को ही घायल किया है और तुम उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहती हो। तोड़ देना सबसे आसान हल होता है भैया। मीरा की नजरें गहरी हो गईं। क्या आपने उसकी आंखें देखी? जब वह आखिर में टूट कर गिरी तो उसकी आंखों में सिर्फ डर या पछतावा नहीं था, वह उस इंसान की निराशा थी जिसकी दुनिया उजड़ गई हो। यह उस इंसान का दर्द था जिसे एहसास हुआ हो कि वह जिस चीज पर विश्वास करती आई थी वह सब गलत था। ऐसा दर्द झेलने वाले लोग दो में से एक बनते हैं, या तो पूरी तरह से टूट जाते हैं या फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। वह खिड़की के पास गई और दूर ट्रेनिंग ग्राउंड को देखने लगी। मुझे उस लड़की में अपना अतीत दिखा, अहंकारी, पूर्वाग्रही और दुनिया की हर चीज को अपने पैमाने से नापने वाली युवा मीरा। उस वक्त किसी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे एक और मजबूत तलवार बनाया। इसीलिए आज मैं यहां हूं। मुझे भी वह कर्ज चुकाना है। उस लड़की को उनकी बातों पर ब्रिगेडियर अर्जुन कुछ नहीं कह पाए। वह जानते थे कि उनकी बहन ने अतीत में कितनी मुश्किलें झेली हैं। आज की छाया बनने के लिए उसे कितना खून और आंसू बहाना पड़ा है। उधर
कर्नल विक्रम राठौर अपने दफ्तर में कैप्टन प्रिया की सर्विस रिकॉर्ड फाइल को घूर रहे थे। लगभग परफेक्ट ग्रेड, अनगिनत सम्मान और वरिष्ठ अधिकारियों की तारीफों से भरी सिफारिशें। कागजों पर वह बिना किसी शक के एक बेहतरीन और जिंगिंग एलीट अधिकारी थी, लेकिन साथियों के मूल्यांकन वाले कॉलम में कभी कभी अलग राय भी दिखती थी। अत्यधिक तानाशाही, टीम वर्क से ज्यादा व्यक्तिगत प्रदर्शन को महत्व देने की प्रवृत्ति, दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी। कर्नल ने एक गहरी सांस ली। अब उन्हें समस्या की जड़ समझ में आ रही थी। कैप्टन प्रिया ने एक मजबूत सैनिक बनना तो सीखा था, लेकिन एक अच्छा सैनिक बनना नहीं सीखा था। और आज उसकी मुलाकात एक असली सैनिक से हुई थी। वह सोचने लगे कि जनरल मीरा ने रात के खाने का आयोजन क्यों किया है। वह सिर्फ एक डिनर नहीं होगा, वह कैप्टन प्रिया नाम की एक युवा अधिकारी का सैन्य जीवन और शायद उसकी बची हुई पूरी जिंदगी को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण फैसले का मंच होगा। तभी दफ्तर का दरवाजा खटखटाया गया। सर, कमांडर साहब आपको बुला रहे हैं। क्या बात है? जनरल मीरा सिंह ने कमांडर साहब के साथ चाय पीने का अनुरोध किया है। कर्नल राठौर अपनी जगह से उठे। छाया ने अपना काम शुरू कर दिया था। उनके दिमाग में एक विचार कौन था कि उनका इस बेस पर आना सिर्फ भतीजे से मिलने के लिए नहीं हो सकता। एक बड़े तूफान से पहले की शांति की तरह पूरे बेस में एक अजीब सा तनाव फैलने लगा था। और उस तूफान के केंद्र में, अपने क्वार्टर में, सफेद मॉनिटर के सामने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक एक शब्द रिपोर्ट में लिख रही युवा अधिकारी कैप्टन प्रिया शर्मा थी। थोड़ी देर में उसे रात के खाने में शामिल होने का बुलावा आएगा। यह उसकी किस्मत का फैसला करने वाला एक ऐसा बुलावा था जिसे वह टाल नहीं सकती थी। शाम का धुंधलका लह के सैन्य अड्डे पर उतर रहा था। ट्रेनिंग खत्म कर चुके जवानों की आवाजें धीमी पड़ गई थीं और शाम की ठंडी हवा बैरकों के बीच से गुजर रही थी। कैप्टन प्रिया ने ताजा धुली और इस्त्री की हुई वर्दी पहनी और तय समय पर वीआईपी गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में एक मोटी रिपोर्ट थी जिसे उसने अपने पूरे दिल और आत्मा से लिखा था। यह उसके पिछले अहंकार का मृत्युलेख और एक नई जिंदगी की चाहत का प्रार्थना पत्र था। गेस्ट हाउस एक जनरल के रहने की जगह के हिसाब से काफी साधारण था। कोई भी आलीशान सजावट नहीं थी, बस जरूरत का सामान सफाई से रखा हुआ था। छोटे से लिविंग रूम के बीच में रखी खाने की मेज पर ब्रिगेडियर अर्जुन और कर्नल राठौर पहले से ही बैठे थे। ब्रिगेडियर साहब का चेहरा अब भी बर्फ की तरह सख्त था और उन्होंने प्रिया को नजरअंदाज कर दिया, जबकि कर्नल राठौर ने एक उलझे हुए भाव से सिर हिलाकर अभिवादन किया। हवा में एक तनावपूर्ण खामोशी थी। आ गई, बैठो, रसोई की तरफ से आवाज आई। हैरानी की बात थी कि जनरल मीरा खुद एप्रन पहने हुए साधारण से पास्ता और सलाद को प्लेटों में परोस कर ला रही थी। एक महान महिला जनरल का ऐसा रूप जिसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती थी। इतना साधारण और मानवीय रूप देखकर कैप्टन प्रिया को एक और झटका लगा। जनरल मैडम, रिपोर्ट। प्रिया ने कांपते हाथों से रिपोर्ट आगे बढ़ाई। मीरा ने रिपोर्ट पर एक नजर डाली और फिर सिर हिलाकर कहा, यहीं रख दो। उन्होंने रिपोर्ट लेकर बिना पढ़े ही बगल की एक मेज पर रख दी। यह रिपोर्ट मेरे लिए नहीं है कैप्टन, यह तुम्हारे खुद के लिए एक रिकॉर्ड है। मुझे बस यह देखना था कि तुम में अपनी गलतियों का ईमानदारी से सामना करने की हिम्मत है या नहीं। मैं इसे पढ़ूंगी नहीं। यह सुनकर प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसे लगा था कि इस रिपोर्ट पर ही उसकी किस्मत का फैसला होगा। वह किसी भी तरह अपने पछतावे को दिखाकर नरमी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जनरल मीरा को उसके परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस यह देखना चाहती थी कि पश्चाताप पत्र लिखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रिया ने खुद क्या सीखा है, उसकी सिंसेरिटी क्या है। खाना शुरू हुआ। किसी ने भी पहले बोलना शुरू नहीं किया, बस बर्तनों के टकराने की आवाज उस अजीब खामोशी में गूंज रही थी। प्रिया को खाने का कोई स्वाद नहीं आ रहा था, जैसे वह रेत चबा रही हो। खामोशी को मीरा ने तोड़ा। उन्होंने अपना काउंटर नीचे रखा और प्रिया की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। यह सवाल घटना के बारे में कोई डांट फटकार नहीं था। प्रिया, तुम सैनिक क्यों बनी? यह एक बहुत ही बुनियादी सवाल था। प्रिया एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने अकादमी के इंटरव्यू के समय से सैकड़ों बार रटा हुआ आदर्श जवाब दे दिया,
देश की सेवा करने और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के महान कर्तव्य को निभाने के लिए। यह तो किताबी जवाब है। मीरा ने नरमी से लेकिन दृढ़ता से उसकी बात काट दी। मैं पूछ रही हूं कि इंसान प्रिया सैनिक क्यों बनना चाहती थी? तुम्हारे दिल की गहराई में छिपी असली वजह। उनकी नजरें जैसे प्रिया के मन के सबसे गहरे कोने को भी देख सकती थी। झूठ बोलना नामुमकिन था। प्रिया कुछ देर जितकी, फिर पहली बार उसने अपने मन की बात कहनी शुरू की। मैं साबित करना चाहती थी। क्या? कि मैं एक लड़की होने के नाते या किसी और वजह से कमजोर नहीं हूं। मैं सबसे मजबूत, सबसे बेहतर हूं। यह मैं खुद को और दुनिया को साबित करना चाहती थी। सेना मुझे यह साबित करने के लिए सबसे बेहतरीन मंच लगा। उसकी इस स्वीकारोक्ति पर ठंडे चेहरे के साथ बैठे ब्रिगेडियर अर्जुन ने हंसकर कहा, साबित करना? तो क्या साबित करने का यही तरीका है कि तुम एक आम नागरिक, वह भी तुमसे उम्र में इतनी बड़ी महिला को उसके कपड़ों के लिए अपमानित करो? क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? भैया, मीरा ने एक बार फिर उन्हें रोका। उनकी नजरें अब भी प्रिया पर थीं। मैं ये भावना समझ सकती हूं। मैं भी कभी ऐसी ही थी। लेकिन प्रिया, असली ताकत दूसरों को दबाने से नहीं आती, बल्कि खुद को झुकाकर दूसरों की सेवा करने के साहस से आती है। जितना ऊंचे पद पर पहुंचो, उतना ही नीचे देखने की क्षमता होनी चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टे रास्ते पर चल रही थी। मीरा एक पल के लिए रुकी और पास रखी रिपोर्टों में से एक को उठाया। यह घटना की रिपोर्ट नहीं, बल्कि सैनिक का सम्मान विषय पर लिखी गई आत्मविश्लेषण रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में तुमने लिखा है कि सम्मान नियमों का पालन करने और मिशन को पूरा करने में है। यह गलत नहीं है, लेकिन यह सम्मान का सिर्फ आधा हिस्सा है। एक सैनिक का असली सम्मान तब पता चलता है जब वह वर्दी उतार देता है, जब उसके कंधे पर कोई रैंक नहीं होता। एक इंसान के तौर पर तुम्हें दूसरों से कितना सम्मान और विश्वास मिलता है, यह सैनिक के सम्मान को पूरा करने वाला दूसरा आधा हिस्सा है। और तुम इस दूसरे हिस्से को पूरी तरह से भूल गई थी। उन्होंने रिपोर्ट को धीरे से बंद कर दिया और फिर एक अंतिम फैसले की तरह उन्होंने अपनी बात कही, कैप्टन प्रिया के खिलाफ कोई आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यह सुनकर प्रिया, कर्नल राठौर और ब्रिगेडियर अर्जुन सब चौंक गए। लेकिन मीरा ने आगे कहा, मैं कर्नल राठौर से अनुरोध करूंगी कि वह अगले 3 महीनों के लिए कैप्टन प्रिया की पोस्टिंग बदल दें। उसे किसी भी लड़ाकू ट्रेनिंग या ऑपरेशनल प्लानिंग से पूरी तरह से हटाकर एक नया काम सौंपा जाए। सबकी नजरें उनके होठों पर थीं। प्रिया सोचने लगी कि उसे किस सजा वाली जगह पर भेजा जाएगा या किसी प्रशासनिक काम में लगा दिया जाएगा। कैप्टन प्रिया को यूनिट के परिवार कल्याण केंद्र, फैमिली वेलफेयर सेंटर का प्रभारी नियुक्त किया जाए। क्या? प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। परिवार कल्याण केंद्र, वह जगह जहां सैनिकों के परिवारों की मुश्किलों को सुना और सुलझाया जाता था ताकि सैनिक बिना चिंता के अपना काम कर सकें। वेतन की समस्या, क्वार्टर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, पति पत्नी के झगड़े, यह सेना के मुख्य काम यानी युद्ध क्षमता से सबसे दूर की चीज थी। यह वही जगह थी जिसे प्रिया हमेशा आंटियों की गपशप की जगह कहकर मन ही मन नीचा देखती थी। एक लड़ाकू कमांडर बनने का सपना देखने वाली, युद्ध नीति और रणनीति का अध्ययन करने वाली प्रिया के लिए यह एक तरह से मौत की सजा के बराबर था। सजा या फटकार से भी बड़ा अपमान और शर्मिंदगी उसे महसूस हुई। उसके चेहरे के भावों को पढ़कर मीरा ने धीमी आवाज में कहा, वह जगह तुम्हारे लिए अब तक का सबसे मुश्किल युद्ध का मैदान साबित होगी। वहां के दुश्मन के हाथ में बंदूक या चाकू नहीं है, वे दिखते भी नहीं है। तुम्हारी दुश्मन होगी एक सैनिक की पत्नी के आंसू, एक बेटे का विद्रोह और एक मां की चिंता। तुम्हें उन अदृश्य दुश्मनों से लड़ना होगा ताकि हमारे जवान बिना किसी चिंता के सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यही तुम्हारा नया मिशन है। वह अपनी जगह से उठी और प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। एक सैनिक का पहला कर्तव्य नागरिकों की रक्षा करना है। जाओ और सीखो कि हम जिन नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं वे कौन हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। ये मेरी आखिरी शिक्षा है और तुम्हारे लिए मेरा आदेश। इस भारी भरकम आदेश के सामने कैप्टन प्रिया कोई जवाब नहीं दे सकी। ये न तो माफी थी न ही सजा।
उसे जो मिला था वह खुद को पूरी तरह से तोड़कर शुरू से दोबारा बनाने का एक कठोर लेकिन दयालु मौका था। परिवार कल्याण केंद्र में पहला दिन एक बुरे सपने जैसा था। जिन चीजों से कैप्टन प्रिया ने अपनी पूरी जिंदगी नफरत की थी वे सब वहां मौजूद थी। ट्रेनिंग ग्राउंड की बारूद की गंध की जगह वहां सीलन भरी फाइलों और सस्ती कॉफी की महक थी। सधे हुए बूटों की आवाज की जगह बच्चों के रोने और पति पत्नी के झगड़ों की आवाजें आ रही थी। यह केंद्र बेस के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर इमारत में था। दीवार पर युद्ध के नक्शों की जगह बच्चों के बनाए हुए रंग बिरंगे चित्र लगे थे जिनके किनारे भी पीले पड़ चुके थे। प्रिया को यहाँ का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन असल में यहाँ का राज 2 साल के अनुभवी सूबेदार मेजर श्रीमान पांडे और 2 नागरिक सलाहकारों का चलता था। उन्होंने अचानक आए इस युवा और ठंडे स्वभाव की जिंगयिंग एली अधिकारी को शक की निगाह से देखा। उनकी आंखों में यह भाव साफ था, एक और किताबी अफसर आ गए। देखते हैं कितने दिन टिकती है। मैडम, यह आज की शिकायतों की लिस्ट है। सूबेदार मेजर पांडे ने फाइलों का एक बंडल उसकी मेज पर लगभग फेंकते हुए कहा। उसमें हर तरह की अजीब अजीब समस्याएं थीं। क्वार्टर की छत से पानी टपकने की शिकायत, पड़ोस के कुत्ते के रात भर भौंकने की शिकायत, पति का वेतन समय पर न आने की पूछताछ और यहां तक कि बच्चे की स्कूल में बदमाशी की समस्या पर सलाह का अनुरोध भी। प्रिया को बहुत अजीब लगा। क्या यह सब भी मुझे ही करना पड़ेगा? मैं एक सैनिक हूं, कोई बिल्डिंग मैनेजर या मोहल्ले की समस्या सुलझाने वाली नहीं। उसके अंदर का अहंकार फिर से सिर उठाने लगा। उसने अपने सीखे हुए तरीके से नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार समस्याओं को हल करना शुरू किया। छत टपकने की समस्या के लिए कृपया फैसिलिटी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराएं। नियमों के अनुसार इसमें 3 हफ्ते लग सकते हैं। शोर की समस्या का हाल दोनों पक्षों को आपस में करना होगा। हम इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वेतन का मामला वित्त विभाग का है। कृपया अपनी सैलरी स्लिप लेकर वहां जाकर पता करें। उसके जवाब साफ और तार्किक थे, लेकिन शिकायत करने वालों के चेहरों पर निराशा और गुस्सा था। तभी एक युवा सैनिक की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लिए दौड़ती हुई केंद्र में आई। वह लगभग चीख रही थी, मेरे पति अभी लॉक पर ऑपरेशन में हैं। 2 दिन से कोई खबर नहीं है। प्लीज पता करके बताइए क्या हुआ है, प्लीज। प्रिया एक पल के लिए घबरा गई। ऑपरेशन में लगी यूनिट से संचार एक गोपनीय मामला था। वह एक आम नागरिक को ऑपरेशन की जानकारी नहीं दे सकती थी। मैडम, शांत हो जाइए। ऑपरेशन के दौरान संचार सीमित हो सकता है। नियमों के अनुसार हम वहां की स्थिति के बारे में आपको नहीं बता सकते। नियम यहां मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा पति जिंदा है या मर गया और आप नियमों की बात कर रही हैं। महिला जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। बच्चा अपनी मां को रोता देख और भी जोर से रोने लगा। प्रिया पूरी तरह से सुन्न हो गई। उसने जो भी युद्ध नीति, रणनीति या संकट प्रबंधन सीखा था, उसमें ऐसी स्थिति का कोई समाधान नहीं था। उसका दुश्मन कोई हथियारबंद आतंकवादी नहीं था, बल्कि अपने पति की सुरक्षा के लिए चिंतित एक महिला का डर और चिंता थी। उसके सारे हथियार इस अनजान युद्ध के मैदान में बेकार थे। तभी सूबेदार मेजर पांडे ने धीरे से आकर रोती हुई महिला की पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं मिसेज खान, आइए 1 कप गर्म चाय पीजिए। हमारी मैडम को अभी यहाँ का अनुभव नहीं है ना, आप उन पर इतना गुस्सा मत कीजिए। पांडे जी ने प्रिया की ओर एक नजर डालते हुए एक धीमी आवाज में कहा, जो बस प्रिया को ही सुनाई दे। किताबों से फौज सीखी है तो क्या पता होगा। यह बात एक चाकू की तरह प्रिया के दिल में चुभ गई। अक्षमता, निराशा और अपमान। यह उस अपमान से भी ज्यादा तकलीफदेह था जो उसे मुख्य द्वार पर जनरल मीरा से मिला था। कई दिन बीत गए, हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। वह हर दिन परिवारों की शिकायतों, आंसुओं और गुस्से का सामना करती। उसके नियम और सिद्धांत उनके सामने बेअसर थे। उसे लगने लगा कि वह किसी काम की नहीं है। उसे यह भी लगने लगा कि इससे अच्छा तो जेल हो जाती। तभी एक दिन जनरल मीरा अपने भतीजे ट्रेनी जवान रोहन वर्मा के साथ बिना बताए केंद्र में आ गई। यह कोई आधिकारिक मुलाकात नहीं थी, बस वह यूं ही आई थी। मीरा ने प्रिया से कुछ नहीं पूछा,
बस केंद्र को देखा और बच्चों के चित्रों को देखकर मुस्कुराई। मौसी, क्या यह वही जगह है जिसके बारे में आप बता रही थी? रोहन ने पूछा। ट्रेनिंग से उसका शरीर मजबूत हो गया था, लेकिन चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी। हाँ बेटा, ये हमारी यूनिट की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। ये वह जगह है जो तुम्हारे जैसे बहादुर सैनिकों के प्रियजनों की रक्षा करती है, ताकि तुम जैसे लोग बिना किसी चिंता के देश की रक्षा कर सको। यह सुनते ही प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा हो। सबसे महत्वपूर्ण जगह, जिस जगह को वह अपनी सजा की पोस्टिंग मान रही थी, उसे वह महान जनरल ऐसा कह रही थी। उसने पहली बार इस केंद्र के होने के असली कारण के बारे में सोचना शुरू किया। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह जिन लोगों के आंसुओं और गुस्से का सामना कर रही है, वह असल में सीमा पर खड़े सैनिकों की युद्ध क्षमता से सीधे जुड़ा हुआ है। मीरा और रोहन के जाने के बाद प्रिया खाली दफ्तर में अकेली बैठी रही। उसने उन शिकायतों की फाइलों को फिर से निकाला, जो फाइलें पहले उसे बस एक बेकार का काम लग रही थीं। वे अब उसे हर एक कहानी वाले एक परिवार के चेहरे की तरह दिखने लगीं। किसी का पति, किसी का पिता, किसी का बेटा, और वे लोग जो उनसे प्यार करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। उसे बहुत गहराई से महसूस हुआ कि वह अब तक कितनी संकीर्ण नजरों से दुनिया को देख रही थी और कितनी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर रही थी। उस रात वह घर नहीं गई। उसने फाइलों के ढेर में से एक फाइल निकाली। यह बेस के स्कूल में लगातार समस्याएं पैदा करने वाले एक हवलदार के बेटे राहुल की परामर्श फाइल थी। पहले होता तो वह इसे पारिवारिक शिक्षा की समस्या कहकर पल्ला झाड़ लेती, लेकिन अब उसने फाइल के अंदर भविष्य का सपना चित्रकार लिखे हुए छोटे से अक्षर देखे, और उसके बगल में पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। अफ्रीका में तैनाती पर जाने से पहले अपने बेटे को कंधे पर बिठाए हंसते हुए एक पिता की तस्वीर। कैप्टन प्रिया ने पहली बार नियमों के पार एक इंसान को देखना शुरू किया था। उसके उस अनजान युद्ध के मैदान में अदृश्य दुश्मन की शक्ल अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। उस दिन के बाद कैप्टन प्रिया बदलने लगी। यह कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी मामूली चीजों से हुई। वह अब अपनी मेज पर बैठकर फाइलों और नियमों के पीछे नहीं छिपती थी। इसके बजाय वह केंद्र में आने वाले लोगों की आंखों में देखकर उनकी बातें अंत तक सुनने लगी। शुरुआत में यह अजीब और मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्वार्टर में पानी टपकने की समस्या लेकर आई एक पत्नी को उसने यह कहने के बजाय कि फैसिलिटी विभाग में शिकायत करो, वह खुद उसके साथ फैसिलिटी विभाग गई और दमदंगजा से मिलकर जल्दी काम करने का अनुरोध किया। वेतन की समस्या वाले परिवार के लिए उसने वित्त विभाग से लड़कर कारण का पता लगाया और अपनी गलती न मानने वाले क्लर्क को डांटा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी एक छोटी सी प्रशासनिक गलती सीमा पर खड़े हमारे जवान का मनोबल तोड़ सकती है और उसके परिवार की रोजी रोटी पर असर डाल सकती है? उसने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह लड़ाई अपने प्रदर्शन या सम्मान के लिए नहीं थी। यह सिर्फ सैनिकों के परिवारों के लिए थी। जब उसकी सिंसेरिटी लोगों तक पहुंचने लगी, तो केंद्र के कर्मचारियों और परिवारों की नजरें भी बदलने लगी। जो आंखें पहले शक और अविश्वास से भरी रहती थी, उनमें अब धीरे धीरे सम्मान और विश्वास की चमक आने लगी। सूबेदार मेजर पांडे ने एक दिन उसे गर्म कॉफी देते हुए कहा, मैडम, अब आप असली कमांडर लग रही हैं। उसका सबसे बड़ा बदलाव समस्याग्रस्त लड़के राहुल के साथ उसके रिश्ते में आया। उसने राहुल को एक केस की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखना शुरू किया। वह सप्ताहांत में अपना समय निकालकर राहुल के पास जाने लगी और उसे कोई सैन्य ट्रेनिंग या उपदेश देने के बजाय वह उसके साथ मिलकर चित्र बनाने लगी। शुरू में राहुल अपने दिल के दरवाजे बंद रखता था, लेकिन जो उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के देख रहा था और उसके सपने का समर्थन कर रहा था, उस प्रिया के लिए उसने धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। पापा चाहते हैं कि मैं एक सैनिक बनूं, एक दिन चित्र बनाते हुए राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे चित्र बनाना पसंद है। मैं पापा को निराश नहीं करना चाहता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। प्रिया ने राहुल के चित्र को ध्यान से देखा। उसमें अपने पिता के लिए प्यार और इंतजार का भाव था, एक कच्चा लेकिन शक्तिशाली चित्र। उसने राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल, तुम्हारे पापा
जो सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं। वह इसलिए नहीं कि तुम एक सैनिक बनो, वह इसलिए लड़ रहे हैं ताकि तुम अपने सपने देख सको और उस सपने को आजादी से पूरा कर सको। ऐसी दुनिया बनाने के लिए एक महान चित्रकार बनना भी एक महान सैनिक बनने जितना ही तुम्हारे पापा को गर्व महसूस कराएगा। उसने राहुल के पिता की अफ्रीका में स्थित यूनिट से संपर्क किया और राहुल के चित्रों की तस्वीरें खींचकर ईमेल से भेज दी। कुछ दिनों बाद राहुल के पिता का जवाब आया। उसमें लिखा था कि वह अपने बेटे के चित्र देखकर भावुक हो गए थे और उन्होंने अपने बेटे के सपने का समर्थन करने का वादा किया था। उस दिन के बाद राहुल ने शरारतें करनी बंद कर दी, बल्कि वह स्कूल के सबसे मेहनती छात्रों में से एक बन गया। कैप्टन प्रिया के पत्थर जैसे दिल को पिघलाने वाली चिंगारी ने अब एक घायल लड़के के दिल को भी पिघला दिया था। 3 महीने तेजी से बीत गए। प्रिया की तैनाती का आखिरी दिन। जनरल मीरा बिना बताए फिर से केंद्र में आ गईं। इस बार वह एक जनरल की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में आई थी। उन्होंने प्रिया को कोई निर्देश नहीं दिया, बस चुपचाप केंद्र के छोटे मोटे कामों में मदद करती रही। बच्चों के साथ खेलना, शिकायतकर्ताओं को चाय देना और चुपचाप प्रिया के काम करने के तरीके को देखती रही। मीरा ने देखा, बच्चों से घिरी खिलखिलाकर हंसती हुई प्रिया को, बुजुर्गों की शिकायतें 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक ध्यान से सुनती हुई प्रिया को। उसके चेहरे पर अब पुराने दिनों की तेज तर्रार अहंकार और महत्वाकांक्षा का कोई निशान नहीं था। उसकी जगह दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने में खुशी महसूस करने वाली एक सच्ची नेता की गर्मजोशी थी। मीरा मन ही मन मुस्कुराए। उनकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। प्रिया, जो एक तेजधार वाली लेकिन बेकाबू तलवार थी, अब दूसरों को काटने वाला हथियार नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने वाली ढाल बनने के लिए तैयार लग रही थी। तैनाती के आखिरी दिन कैप्टन प्रिया ने अपने काम पर एक अंतिम रिपोर्ट लिखी। ये 3 महीने पहले अपमान में लिखी गई पश्चाताप पत्र से बिल्कुल अलग थी। रिपोर्ट में परिवार सहायता प्रणाली की समस्याओं और सुधार के तरीकों पर एक तेज विश्लेषण और जोशीले सुझाव भरे हुए थे। उसमें कहीं भी अपने काम का ढिंढोरा पीटने या माफी की गुहार लगाने की बात नहीं थी। सिर्फ यह चिंता थी कि सैनिकों के परिवारों की और बेहतर तरीके से मदद कैसे की जा सकती है। अगले दिन उसे कर्नल विक्रम राठौर ने अपने दफ्तर में बुलाया। अब उसे अपनी पुरानी पोस्टिंग पर लौटना था या कोई नया आदेश मिलना था। बहुत अच्छा काम किया, कैप्टन। कर्नल राठौर ने पहले के विपरीत एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने मेज पर से 2 लिफाफे उसकी ओर बढ़ाए। एक तुम्हारे सपनों का हायर कमांड कोर्स में प्रवेश का आदेश पत्र है। यह सिर्फ सर्वश्रेष्ठ चिंगिंग एलीट अधिकारियों के लिए होता है। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका पुराना सपना सच होने वाला था। और दूसरा, कर्नल ने दूसरे लिफाफे की ओर इशारा किया। यह इस बेस के वेलफेयर सपोर्ट के समग्र अधिकारी के रूप में तुम्हारी स्थायी नियुक्ति का आदेश पत्र है, जिसमें परिवार कल्याण केंद्र सहित सभी गैर लड़ाकू सहायता इकाइयों की जिम्मेदारी शामिल है। आमतौर पर यह पद मेजर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी को मिलता है, लेकिन जनरल मैडम और कमांडर साहब ने खास तौर पर तुम्हारी सिफारिश की है। प्रिया दोनों आदेश पत्रों को बारी बारी से देखती रही और कुछ नहीं बोली। एक में उसका अतीत और उसकी इच्छाएं थीं और दूसरे में पिछले 3 महीनों में खोजा गया नया संतोष और मूल्य था। कौन सा चुनोगी? अपना रास्ता खुद चुनो। यही जनरल मैडम की इच्छा है। कैप्टन प्रिया गहरी सोच में डूब गई। उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल चौराहा उसके सामने था। उसका चुनाव यह साबित करेगा कि वह किस तरह की सैनिक के रूप में दोबारा पैदा हुई है। कर्नल विक्रम राठौर के दफ्तर में कैप्टन प्रिया अपने अतीत और भविष्य वाले 2 आदेश पत्रों के बीच सांस रोककर खड़ी थी। बाईं ओर वह रास्ता था जिसका उसने रात दिन सपना देखा था, गौरव का रास्ता, हायर कमांड कोर्स। इसे पूरा करने के बाद वह सीमा पर एक कमांडर बनकर अपनी काबिलियत दिखा सकती थी। दूसरी छाया बनने का उसका पुराना सपना अब पौध में लग रहा था। दाईं ओर वह अनजान रास्ता था जिस पर वह पिछले 3 महीने चली थी, वेलफेयर सपोर्ट का समग्र अधिकारी। यह पद चकाचौंध से बहुत दूर था। न तो उसे युद्ध के मैदान में गोलियों की आवाज सुननी थी
ना ही किसी बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व करना था। इसके बजाय उसे पर्दे के पीछे रहकर सैनिकों के आंसू पोंछने थे और उनके परिवारों की चिंताओं को दूर करना था। यह गौरव का नहीं, सेवा का रास्ता था। सम्मान का नहीं, समर्पण का रास्ता था। उसके दिमाग में पिछले 3 महीनों की यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगीं। अपने पति की सुरक्षा के लिए रोती हुई युवा पत्नी की बेबस आंखें, पिता के प्यार के लिए तरसते हुए बिगड़े हुए लड़के राहुल की अकेली पीठ, और उनकी समस्याओं को हल करने के बाद उनकी आंखों में दिखी गर्मजोशी भरी कृतज्ञता। इन पलों ने उसे जो संतुष्टि दी थी, उसकी तुलना अकादमी में टॉप करने की खुशी या किसी भी ट्रेनिंग में अव्वल आने के उत्साह से नहीं की जा सकती थी। उसे एहसास हुआ, असली ताकत सिर्फ दुश्मन को हराने में नहीं है। असली ताकत तो अपने साथियों को गिरने से बचाने में है, जो सेना की सबसे बुनियादी शक्ति है। सीमा पर लहराता हुआ शानदार झंडा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उस झंडे को थामे रखने वाले गुमनाम सैनिक न हों, तो उस झंडे का कोई मतलब नहीं। कैप्टन प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपने पुराने सपने हायर कमांड कोर्सेज के आदेश पत्र को सम्मान के साथ कर्नल राठौर की ओर खिसका दिया और दूसरे आदेश पत्र को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। सर, मैं पिछले मोर्चे की कमांडर बनूंगी। उसकी आवाज में जरा भी संदेह नहीं था। कर्नल राठौर के चेहरे पर एक गर्मजोशी और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह सब कुछ पहले से जानते थे। बहुत बढ़िया फैसला है कैप्टन। नहीं, अब तो मेजर कहना पड़ेगा। तुम्हें आगे के मोर्चे पर किसी भी कमांडर से ज्यादा महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। उस बात को 1 साल बीत गया। मेजर प्रिया शर्मा के आने के बाद लेह बेस की कल्याण सहायता प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वह शिकायतों के आने का इंतजार नहीं करती थी। वह खुद जाकर समस्याओं का पता लगाती और अगर हल नहीं कर पाती तो तब तक उच्च अधिकारियों से लड़ती जब तक हल ना हो जाए। उसने पुरानी और बेकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदल दिया और परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यक्रम और बच्चों के लिए ट्यूशन सिस्टम शुरू किया। जब रक्षा मंत्रालय का बजट कम पड़ा तो उसने स्थानीय समुदाय और कंपनियों से मदद लेकर पुराने केंद्र की इमारत का नवीनीकरण कराया और कई नई सुविधाएं जोड़ी। परिवार कल्याण केंद्र अब बेस के कोने में पड़ा एक उदास स्थान नहीं था। वह बच्चों की हंसी और परिवारों की बातचीत से गूंजने वाला बेस का सबसे गर्मजोशी और ऊर्जा से भरा दिल बन गया था। सैनिकों और उनके परिवारों के बीच मेजर प्रिया की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो गई थी। शुरू में जो लोग उसके बड़े सुधारों पर शक करते थे, वे भी जब अपनी जिंदगी में वास्तविक सुधार महसूस करने लगे तो उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए। वह अब फाइलों के पीछे छिपी एक ठंडी चिंगिंग एली अधिकारी नहीं थी, हमारी समस्याओं को हल करने वाली सबसे मजबूत चट्टान, हमारी अपनी। ये मेजर प्रिया के नए नाम थे। तभी एक दिन बेस पर आपातकाल की घोषणा हो गई। अफ्रीका में एक मिशन पर गई एक छोटी सी गश्ती टीम दुश्मनों के जाल में फंसकर गिर गई थी। उस टीम में अब हवलदार बन चुके राहुल के पिता भी शामिल थे। बचाव अभियान के दौरान पूरा बेस एक भारी खामोशी में डूब गया। खासकर टीम के सदस्यों के परिवार जहां इकट्ठे थे, उस कल्याण केंद्र की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। जब सब डर और चिंता में कांप रहे थे, तब मेजर प्रिया जरा भी नहीं घबराई। उसने रात भर जागकर परिवारों का साथ दिया, खुद खाना परोसा, बच्चों को संभाला और हर पल बदलती स्थिति की जानकारी शांत और सटीक तरीके से देती रही। उसने सिर्फ सांत्वना देने के बजाय जो कुछ भी वह कर सकती थी करके दिखाया। उसका वह शांत और मजबूत रूप निराशा में डूबे परिवारों के लिए आशा की आखिरी किरण बन गया था। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खबर आए कि गश्ती टीम के सभी सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए हैं। केंद्र खुशी और आंसुओं से भर गया। उस हंगामे के बीच राहुल की मां ने मेजर प्रिया का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे बस रोती रही। उन आंसुओं में छिपी गहरी कृतज्ञता और विश्वास को मेजर प्रिया ने पूरे दिल से महसूस किया। यह किसी भी पदक से ज्यादा कीमती और गौरवशाली था। समय बीता और एक और गर्मी का दिन आया, जब नए रंगरूट अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करके रेजिमेंट का हिस्सा बन रहे थे। यह ठीक 2 साल पहले का वही दिन था जब यह सारी कहानी शुरू हुई थी।
समारोह के मंच पर मेहमानों की सीट पर अब भी साधारण साड़ी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मीरा सिंह एक शांत मुस्कान के साथ बैठी थीं। उनके बगल में अपनी बहन को गर्व से देखते हुए ब्रिगेडियर अर्जुन और अब एक सधा हुआ लैंस नायक बनकर छुट्टी पर आया उनका भतीजा रोहन भी था। और मंच के नीचे मेजर प्रिया व्यस्त थी। वह नए सैनिकों के परिवारों को रास्ता दिखा रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसकी भूमिका किसी चमकते हुए नायक की नहीं थी। वह पर्दे के पीछे रहकर नायकों को चमकने में मदद कर रही थी और उसे इस भूमिका पर किसी से भी ज्यादा गर्व था। समारोह खत्म होने के बाद जब परिवार एक दूसरे से मिलकर खुशी मना रहे थे, मेजर प्रिया ने दूर जनरल मीरा को देखा। वह एक पाल के लिए झिझकी, लेकिन फिर फैसला करके उनकी ओर बढ़ी और 2 साल पहले के विपरीत एक गहरे सम्मान और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में एक उत्तम सलामी दी। मेजर प्रिया शर्मा रिपोर्टिंग। मैडम। मीरा ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसकी सलामी का जवाब दिया। तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है मेजर। तुम एक बहुत अच्छी सैनिक बन गई हो। यह सब आपकी वजह से है मैडम, मेजर प्रिया ने सच्चे दिल से कहा। 2 साल पहले इसी दिन मुख्य द्वार पर मुझे तोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आप मेरा सैन्य जीवन खत्म कर सकती थीं, लेकिन आपने मुझे एक सच्चा सैनिक बनने का रास्ता दिखाया। उस दिन मेरा एक सैनिक के रूप में दूसरा जन्म हुआ। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक दरवाजा खोला था। उस दरवाजे से अंदर जाकर अपनी ताकत से एक नया रास्ता बनाने वाली तुम खुद हो। मुझे तुम पर गर्व है। मीरा ने खुशी मना रहे सैनिकों और उनके परिवारों की ओर इशारा किया। बच्चे अपने पिता के गले लगकर हंस रहे थे और पत्नियां अपने पतियों के गले लगकर रो रही थी। देखो, यही हमारे देश का असली चेहरा है जिसकी रक्षा के लिए हम अपनी जान देते हैं। और यही वह असली झंडा है जिसे हमें अपने दिल में रखकर लड़ना चाहिए। सीमा पर दुश्मन से लड़ते हुए लहराने वाला झंडा जितना महान है, पिछले मोर्चे पर इन लोगों के आंसू पहुंचते हुए चुपचाप खड़ा रहने वाला गुमनाम झंडा भी उतना ही महान और महत्वपूर्ण है। अब तुम ये जानती हो, है ना? मेजर प्रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी आंखें भर आईं। मीरा ने उसके कंधे को थपथपाया और अपने परिवार के साथ चुपचाप वहां से चली गईं। मेजर प्रिया ने इस बार उस जाती हुई किंवदंती की पीठ को नहीं देखा। वह मुड़ी और उस ओर चल पड़ी जहां उसे होना चाहिए था। जिन लोगों की उसे रक्षा करनी थी, उसके चेहरे पर शांति के साथ एक अटूट कर्तव्य की भावना थी। वह अब किसी चमकते हुए नायक का सपना नहीं देखती थी। उसने गुमनाम रहकर चमकने का रास्ता चुना था। युद्ध के मैदान की आग में नहीं, बल्कि जिंदगी के बीच में लोगों की रक्षा करने वाली सैनिक। वह आखिरकार अपने युद्ध के मैदान में अपने तरीके से सबसे महान सैनिक बन रही थी। भूमध्य सागर की चमकदार धूप के नीचे उसकी छाई किसी भी विजेता जनरल से ज्यादा भव्य और सुंदर लग रही थी।